सबके लिए ये फर्स्ट टाइम है। जैसे मैंने आज अपनी तकरीर के दौरान कहा, बेशक हम में से कई सारे ऐसे मेंबर हैं जो इससे पहले भी इस हाउस के मेंबर रहे हैं, लेकिन वो जम्मू कश्मीर रियासत थी, आज निज़ाम अलग है। तो इस निज़ाम में ये समझना कि हमें किस तरह काम करना है, असेंबली के क्या इख्तियारात हैं और इस नए निज़ाम में प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, उस चीज़ के लिए ऑनरेबल स्पीकर साहब ने ओरिएंटेशन का प्रोग्राम रखा और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा वो आए इसमें शिरकत करने के लिए। ऑनरेबल मेंबर्स का, उनके तजुर्बे का मुझे उम्मीद है फ़ायदा होगा और आने वाले सेशन में एक बहुत बेहतर अंदाज में ऑनरेबल एमएलएज जो हैं लोगों की नुमाइंदगी कर पाएंगे। सर, दिल्ली इलेक्शन में इंडिया अलायंस का जो फोकस है, आम आदमी पार्टी को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, किस तरह देखते हैं? मैं इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हमारा दिल्ली के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वहां जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ग्राउंड पे, वो तय करें कि बीजेपी का मुकाबला किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इससे पहले 2 बार लगातार आम आदमी पार्टी की वहां पे कामयाबी रही। इस बार दिल्ली के लोग क्या फैसला करेंगे उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। आरजेडी नेता का कहना है कि जो अलायंस था सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था। अब जहां तक मुझे याद है, इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है, तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। हमने दिल्ली से लड़ाई नहीं करनी है, हम दिल्ली से मिलके चलना है, इस रियासत की मुश्किलों को दूर करना है। और अब्दुल्ला लोगों का चुनाव मंत्री है और वो किसी के इशारों पे नहीं चलता, वो लोगों के इशारों पे चलता है। और जैसे बात सोचते हैं उनको गलतफहमी से निकलना चाहिए। हमने लड़ाइयाँ नहीं लड़नी है, जो लड़ाइयाँ लड़ना चाहते हैं लड़ें लड़ाई। फिर बताइए लोगों के काम कैसे होंगे, कैसे उनकी मुश्किलें दूर होंगी। हमारे यहाँ बेकारी इतनी है कि पूछिए मत, बदहाली है। हमारे अस्पतालों की हालत देखिए, स्कूलों की हालत देखिए। हमारे यहाँ टीचरों की ज़रूरत है, डॉक्टरों की ज़रूरत है, पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत। क्या हमने लड़ाइयाँ लड़नी है और फिर काम निकालना है? नहीं साहब, हम लोग बीजेपी वाले नहीं हैं, ना में इनसे कोई ताल्लुक है। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का एक तरीका है काम करने का, उसमें स्टेट्स की मदद करना सेंटर का फर्ज है। हम लड़ाई करने के लिए नहीं आए। जहाँ तक अलायंस का मामला है, अलायंस हर चीज़ के लिए है। कोई कहे कि मैं ऐसी किसी जैसे इसके लिए है, वो गलत है। मैं समझता हूँ उनको ये सोचना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अलायंस होगी ही नहीं। अलायंस सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है, अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए और भारत से ये नफरत निकालने के लिए भी है। और जो ये कहेंगे कि ये सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए है, उस गलतफहमी से निकल आए, फिर कोई अलायंस नहीं है। अलायंस हर वक्त है, हर दिन है, हर मिनट है। मालूम नहीं था कि ये इन्वॉल्व है एक केस में, और हमने कल ही अनाउंस कर दिया है कि हम उनको तब तक शामिल नहीं करेंगे जब तक वो अपने इस जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनसे जब तक नहीं निकल जाते, तब तक हम उनको एडमिट नहीं करेंगे। जो उमर अब्दुल्ला हैं, वो एक तरह से दिल्ली मैन एक तरह से देखा जा रहा है उनको, कि दिल्ली के ही एक इशारों पे चल रहे हैं। किसने कहा? राहुल ने सर, वो कह रहे हैं कि उनकी अपनी जबान है, अपनी सोच है। उमर अब्दुल्ला लोगों का चुनाव मंत्री है और वो किसी के इशारों पे नहीं चलता, वो लोगों के इशारों पे चलता है। और जैसे बात सोचते हैं उनको गलतफहमी से निकलना चाहिए। हमने दिल्ली से लड़ाई नहीं करनी है, हम दिल्ली से मिलके चलना है, इस रियासत की मुश्किलों को दूर करना है।
हमने लड़ाइयाँ नहीं लड़नी है। जो लड़ाइयाँ लड़ना चाहते हैं लड़ें लड़ाई। फिर बताइए लोगों के काम कैसे होंगे। इंडिया अलायंस अब कहाँ पर स्टैंड करती है? अगर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो क्या अभी ये इंडिया अलायंस के पक्ष में है? जिस तरह उमर साहब और फारूक साहब ने भी बयानात दिए, और दिल्ली में इलेक्शन है जो, और सभी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनमें क्या गठबंधन दिख रहा है? इसी पे शेख बशीर साहब हैं, प्रोविजनल सेक्रेटरी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। बशीर साहब क्या कहना चाहेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ स्टैंड करती है? क्या पक्ष में है उमर साहब और फारूक साहब के बयानात के पे कि भाई जिस तरह से कुछ क्या टूट फूट कहीं दिख रही है? जी, इंडिया अलायंस जब फॉर्मेशन हुई थी तो इसमें बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ शामिल हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसमें शामिल है। लेकिन इलेक्शन के बाद, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद इंडिया अलायंस की कोई मीटिंग नहीं हुई। और उमर साहब ने उस कॉन्टेक्स्ट में कल जो बयान दिया कि अगर अलायंस सिर्फ इलेक्शन का ही है तो इसको वाइंड अप कर देना चाहिए। लगता तो यह है कि इंडिया अलायंस जो है, जब इलेक्शन हो गए उसके बाद भी मीटिंग होनी चाहिए थी, और उसके बाद जो गवर्नमेंट की फार्मेशन हुई है, अपोजिशन का रोल जो पार्लियामेंट के अंदर है वो किस तरह होना चाहिए, उसके बाद मीटिंग नहीं हुई है। और इंडिया अलायंस के बगैर बीजेपी को भी जो है उसको, जो इंडिया अलायंस है तो उसकी वजह से बीजेपी भी प्रेशर में है। इंडिया अलायंस नहीं होता तो इतनी सीटें नहीं होती जितनी आज हैं वहाँ। तो देश को चलाने के लिए, क्या वो सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था? क्या असेंबली इलेक्शन में वो कहीं दिख नहीं रहा? हाँ, इसीलिए चूँकि लोकसभा इलेक्शन के लिए ही था। और उसके बाद जो यहाँ तो कांग्रेस के साथ हमने किया, बाकी जगहों के ऊपर क्या सूरत है किसी को मालूम नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद क्योंकि दिल्ली में ऐसा दिख नहीं रहा है। और इसीलिए कहा गया है कि अगर अलायंस सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन तक ही है तो उसके बाद तो इसकी मीटिंग होनी चाहिए थी। बाकी जगहों पे बिहार में क्या सूरत है, यहाँ यूपी में क्या है, या महाराष्ट्र में क्या है, बंगाल में क्या सूरत है, तो उसके बाद कोई मीटिंग हुई नहीं है। तो बहरहाल आने वाले वक्त में जो लीडर्स हैं वो इसके फैसले करेंगे। हम यही कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस का ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अपोजिशन, मजबूत अपोजिशन ज़रूरी है बीजेपी के लिए। टूट फूट भी कहीं दिखती है, क्योंकि बंगाल की सीएम अलग, यूपी में अलग चल रहा है अखिलेश जी, राहुल गांधी अलग बोल रहे हैं। ये चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि हर एक स्टेट का अपना एक इशू है। जिस तरह जम्मू कश्मीर है, इसका भी अलग तरह का एक हमेशा रहा है, तो अब बंगाल का भी अलग। साहब ने भी जिस तरह से कहा, उमर साहब ने, कि भाई यूटी है, पहले स्टेट थी तो इसको चलाना है, तो उससे किस तरह से देखते? क्योंकि मीटिंग्स भी आपकी कंटिन्यू हो रही हैं एमएलएज के साथ, फारूक साहब की, सीएम। हम लोग चूँकि यूटी में पहला इलेक्शन हुआ है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने मैंडेट दिया, और यूटी का तजर्बा जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं है। और ये जो महसूस हो रही हैं कुछ मुश्किलात, इसको मैं बिल्कुल खुश हूँ कि उमर साहब इस पोजीशन में हैं कि इन चीज़ों को समझ के वो रास्ता निकालेंगे। लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर से, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से, तो वो इसको चलाएंगे। जिस तरह फारूक साहब कह रहे हैं कि काम निकालने हमें सरकार से लेना है, दिल्ली से लेना है, फाइट नहीं, कहाँ पे लगता है कि उसका जवाब फारूक साहब ने दिया? क्योंकि कुछ यहाँ ताकतें जो हैं वो इस तरह की कोशिश कर रही हैं कि हमारी कन्फ्रंटेशन हो जाए कुछ इश्यूज़ के ऊपर। तो दिल्ली के अंदर जो गवर्नमेंट है उसके साथ कन्फ्रंटेशन के बजाय हम अगर उन इश्यूज़ को उसको डिस्कस करके हल करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो फारूक साहब ने इस बात का इशारा दिया है कि हर एक जगह कन्फ्रंटेशन नहीं हो सकती है। हम उनको, गवर्नमेंट दिल्ली में वो कर रहे हैं, वो भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम भी लोगों के लिए कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की जो परेशानियां हैं उस गवर्नमेंट के साथ मशवरा करके हल करेंगे। अगर हम कन्फ्रंटेशन में जाते हैं तो फिर सारे इशू रह जाएंगे इसी तरह, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर के जिस तरह से फारूक साहब, उमर साहब भी मानते हैं कि युवाओं के बहुत इशू हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, कमाई का साधन। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जॉब चाहिए। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी मालूम है कि जम्मू कश्मीर में यहाँ बाकी मुल्क की तरह यहाँ कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को जॉब चाहिए। बेकार पढ़े लिखे नौजवान सड़कों के ऊपर फिर रहे हैं, और बहुत ही हाई रेट है जम्मू कश्मीर के अंदर, सबसे ज़्यादा हाई रेट है जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसमें उसको हल करने के लिए जो उमर साहब को सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे होगा। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने भी इलेक्शन लड़ा है, उनको भी जम्मू में मैंडेट मिला है, और उनको भी इस मामले में हाथ बटाना चाहिए
कि कैसे हो, और यहाँ जो जॉब्स बाहर के लोगों को देना जो बीजेपी की कोशिश होती है उसको बंद कर देना चाहिए। क्या कोई जॉब्स क्या क्या दी गई हैं, क्या जॉब? और उन्होंने दिया है, जब बीजेपी गवर्नमेंट ने यहाँ बहुत से लोगों को बाहर से किया है, लेकिन हम समझते हैं कि हमको जम्मू कश्मीर के लोगों के नौजवानों के साथ खड़े रहना है, ताकि जम्मू कश्मीर के जितने भी जॉब्स हैं वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मिलें। क्योंकि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अगर वो जॉब नहीं मिलते हैं तो एक स्टेज आएगी यही लोग सड़कों के ऊपर आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि उन नौजवानों को ये हौसला रहना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के जितने जॉब हों यहाँ के नौजवानों को मिले। आज भी जिस तरह से फारूक साहब ने मीटिंग ले रहे हैं, एमएलएज गए हैं, क्या क्या उस पर मेन इश्यूज क्या जो बातचीत चल रही है? आप भी गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक साहब हैं वो इस वक्त अपने जो साथी हैं उनके साथ मशवरे कर रहे हैं कि ऐसे कुछ इश्यूज़, इस वक्त बिजली का क्राइसिस भी है इस वक्त, जो बिजली के मीटर्स के लोगों को बड़ी परेशानी आ रही है यहाँ पे। बिजली का इतना मेस बन गया है कि कहने की बात नहीं, इसको हल करने में टाइम लगेगा। मीटर के ख़िलाफ़ हम नहीं हैं कि मीटर मत लगाओ, हम ये कहते हैं कि जो ये स्मार्ट मीटर आपने लाया है पहले मीटरों को हटा के, वो क्या मजबूरी बनी है? एक ह्यूज अमाउंट इसमें खर्च कर दिया गया है। और दूसरा ये है कि वो जो जिन लोगों ने स्मार्ट मीटर लाए थे, 18 करोड़ रुपए शायद स्मार्ट मीटर पे खर्च हुआ, वो जो स्मार्ट मीटर से पहले लगे थे। तो बहरहाल आप चूँकि गवर्नमेंट उमर साहब कर रहे हैं, आने वाले वक्त में वो इस चीज़ के ऊपर देखेंगे। और जो इस वक्त ड्राई स्पेल जा रहा था उसकी वजह से प्रॉब्लम है, टाइम पे बर्फ़ नहीं पड़ी, बारिशें नहीं हुई, अभी भी बारिशें हो नहीं रही हैं, तो ये मुश्किलात तो होती हैं, हर जगह होती हैं, किसानों को भी नुकसान होता है। तो इस चीज़ का नोटिस लिया जा रहा है और इसीलिए मशवरे भी हो रहे हैं। क्योंकि बजट सेशन भी जल्दी आने वाला, आप पहले कह रहे थे कि जो लोगों के साथ, सिविल सोसाइटीज़ के साथ क्या बातचीत हो रही है? क्या लोगों को खासकर जम्मू या कश्मीर के जनता क्या चाहती है? यहाँ सिविल सोसाइटी की मीटिंग चीफ मिनिस्टर ने ली पीछे 10-15 दिन पहले, और कश्मीर में भी ली। इसके बाद मुझे लगता है कि प्री बजट डिस्कशन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त 2-3 दिन से एमएलएज का जो ओरिएंटेशन कैंप लग रहे हैं, कल, आज और कल, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि उमर साहब भी जिस तरह लगातार केंद्र मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, फारूक साहब भी, क्या जम्मू कश्मीर के जिस तरह से उनके बयान से लग रहा है कि युवाओं के लिए, जॉब के लिए या कुछ काम के लिए, बेरोज़गारी के हटाने के लिए कुछ किया जा रहा है? जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं वो जम्मू कश्मीर के बेकार पढ़े लिखे नौजवानों को रिहेबिलिटेट करने के लिए की जा रही हैं। और इस वक्त उमर साहब कंटिन्यूसली अगर बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, और क्या नाम है, और फाइनेंस मिनिस्टर से, तो ये मैकेनिज़्म डिस्कस हो रहा है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर ही एक जगह है जहाँ रिसोर्सेज बड़े कम हैं, और रिसोर्सेज जब कम हैं तो नौजवान जो है इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको जॉब मिले। क्योंकि सीएम साहब खुद ही ये चीज़ मान रहे हैं कि रियासत और यूटी में बहुत फ़र्क है, जिसके लिए उनको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हाँ, हम यूटी के लिए जो हैं, अब चूँकि यूटी के अंदर असम्बली बनी है, असम्बली का इजलास होगा, लेकिन हम एक तवक्का रखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फौरी तौर पे स्टेटहुड रिस्टोर करे, ताकि यहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अपने मैंडेट का इस्तेमाल करे। और मैंडेट का इस्तेमाल करने का मतलब है कि लोगों के काम कर सके। ड्यूअल पावर जो है वो नुकसानदेह है। तो कब तक, क्या ये जितने भी इश्यूज जो लगता है कि छोटे मोटे इशू जो सॉल्व होने की, वो बजट सेशन के बाद ही होगा, और बजट में अच्छा जो है वो कुछ अच्छे फैसले लिए जा सकते हैं जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए? खासकर आने वाले वक्त में जब बजट की मीटिंग होगी, तो बजट जब ये होगा, असम्बली का सेशन होगा, तो बहुत सी चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। जब डिस्कशन होगा तो उसमें आपको लगेगा कि किस किस इशू को टच करेंगे, क्योंकि बजट जब बनेगी क्या नाम है मौजूदा गवर्नमेंट की, तो उसमें बहुत से इशू जो हाईलाइट हो जाएंगे और लोगों के जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगे। शुक्रिया बशीर साहब, क्योंकि कई ऐसे इश्यूज हैं जिस पे जब कोई कन्फ्यूज़न होती है तो हमारी कोशिश रहती है कि सरकार के हायर अथॉरिटी में बैठे जो खुद मीटिंग्स में रहते हैं, जिनसे प्रॉपर जानकारी मिल सकती है, तो वो जनता तक पहुंचाई जाए। जनता भी अपने कमेंट राय, जो भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, इशू हो, जिस तरह से मैं हर इंटरव्यू के बाद बोलता हूँ, कमेंट राय रख सकते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि उस प्रश्न का उत्तर आप तक आसानी से पहुंचाया जा सके। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।